हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन गेट का। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, गेट 2022 है ना। तो ये आपका सीरीज 4 चल रहा है। इसके बाद आपका आएगा सीरीज 5 है ना। तो जैसे जैसे आता रहेगा तो कल आपको सीएसआर का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सॉल्व करते रहिए है ना। सॉल्व करते रहिए और जो भी डाउट होगा या जो भी होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, ये तो गेट का गेट के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन सीएसआर के लिए है कि आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन उन्होंने क्या किया है, दिसंबर 2022 को और जून 2023 को कंबाइन करके, है ना। दिसंबर 2022 को एंड जून 2023 को कंबाइन करके एग्जाम लेगी वो, है ना। करीब आपका मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, मई या जून में वो एग्जाम लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। तो इसका भी प्रिपरेशन कीजिए आप, ठीक है, अच्छे से। तो अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे गेट के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का पहला क्वेश्चन है आपका रिजोनेंस रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा कंपाउंड है ऑफ दी कोऑर्डिनेटेड डाई ऑक्सीजन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले, है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक्चुअली उसमें 4 पोरफायरिन रिंग रहता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो आयरन रहता है सेंटर में, और ये नाइट्रोजन जो है ये एक पोरफायरिन रिंग की तरह बनाता है। तो हम रिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक अपने पिछले क्लास में भी हम एक में बना चुके थे, तो हम इस तरह से बनाएंगे। और ये ऐसे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहता है, ठीक है। ये ऊपर में तो वाटर रहता है ना। ये आयरन के साथ यहाँ पर OH2 रहता है, और नीचे में जो है ये सॉरी, यहाँ से आयरन से निकल करके यहाँ पे हिस्टिडीन रहता है, करेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ये एक यूनिट हुआ, है ना। ऐसे ऐसे चार ऐसे करके, मतलब इससे जा करके एक और आपका बनेगा, फिर एक और बनेगा, है ना। तो एक दो तीन चार, टोटल चार ऐसा यूनिट बनता है, हीम यूनिट, है ना, एक हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, लेकिन आपको क्या पूछा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो OH2 है ये वाटर हट करके यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, है ना, O डबल बॉन्ड, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आ जाते हैं, हमको इसके आईआर फ्रीक्वेंसी में बात किया है। तो आईआर फ्रीक्वेंसी अगर आप नॉर्मल O2 का देखेंगे कि कितना आता है ना। नॉर्मल O2 का इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2, है ना। तो इसका आईआर फ्रीक्वेंसी जो ये आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो आईआर फ्रीक्वेंसी आता है वो कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 1500 पर सेंटीमीटर के पास आता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है आपका O2 माइनस, है ना। तो O2 माइनस है तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एड अप हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एड अप हो गया तो O2 माइनस हो जाएगा, तो 1.5, है ना। तो इसमें क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर में, यहां पर चेंजेस हो जाता है आपका, ये करीब आ जाता है आपका हाँ। तो थोड़ा सा ही डिक्रीज होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1100। हाँ, इसको कर सकते हैं आप 1100 से 1200। 1200 नहीं रहता है, 1180 तक का रहता है ना। 1100 से 1180 पर सेंटीमीटर। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है ना, एक रेंज पे आता है। उस रेंज आपको अगर क्वेश्चन में भी पूछेगा तो उस रेंज के नजदीक में भी दूसरा कंपाउंड का नहीं देगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक 1140 दे दिया और एक 1180 का क्वेश्चन दे दिया, वैसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा। वो जब भी देगा आपको 300-400 रेंज के डिफरेंस में देगा, है ना। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जब लंग्स से ये जाता है तो ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेते हुए जा रहा है ना। तो उस समय में इसका आईआर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है ना। और जब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आपके ब्रेथ इन करते हैं तो उस समय उसका आईआर फ्रीक्वेंसी जो रहता है, रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो रहता है आपका 1500 डिग्री पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन का। तो ये वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला है। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ऑक्सी हीमोसाइनिन, है ना। ऑक्सी हीमोसाइनिन देखते हैं क्या होता है, इसको मिटाते हैं। एक होता है हीमोसाइनिन, एक होता है ऑक्सी हीमोसाइनिन, है ना। तो ऑक्सी हीमोसाइनिन क्या है, हीमोसाइनिन क्या है, उसको ब्लू ब्लड भी बोलते हैं ना। और हीमोसाइनिन लिखते हैं लेकिन उसमें कहीं भी आयरन नहीं रहता है, ठीक है। दो कॉपर यूनिट रहता है एक, और ये कॉपर यूनिट रहता है। इसमें तीन हिस्टिडीन रहता है ना। हिस्टिडीन रहता है, इसमें भी तीन हिस्टिडीन रहता है, तीन हिस्टिडीन रहता है। और क्या रहता है, ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है, ऑक्सीजन कनेक्टेड रहा। और
इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड रहता है। तो ये किस तरह से रहता है, O2 2 माइनस। तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर और गिरे, क्या कहते हैं, हाँ बॉन्ड ऑर्डर तो गिरेगा। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, इसका 1 ही आएगा, है ना। और इसका जो ये रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये और गिर जाएगा, है ना। करीब हमको लगता है कि ये आ जाता है आपका 750 से लेकर के 800 पर सेंटीमीटर के बीच में आता है, ठीक है। रेंज इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि पार्टिकुलर कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। तो ये ऑक्सी हिमोसाइनिन है ना, इसको ब्लू ब्लड भी बोलते हैं, है ना। ब्लू ब्लड भी बोलते हैं, ब्लू इसलिए क्योंकि कॉपर के कारण, है ना। तो ब्लू ब्लड भी बोलते हैं। और ऑक्सी हिमोसाइनिन, ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसमें जो है आपका आयरन नहीं है। वैसे क्वेश्चन में एक हिमोसाइनिन दे देगा, आप हिमोसाइनिन को टिक करेंगे क्योंकि हिमोसाइनिन नाम से ही लग रहा है कि इसमें आयरन होना चाहिए, लेकिन इसमें आयरन का यूनिट ही नहीं है ना, कॉपर यूनिट है। तो ये आपका हिमोसाइनिन का स्ट्रक्चर है। और इसमें आपने देखा ये जो ऑक्सीजन है ये परऑक्सी के रूप में लगा हुआ है इसमें, है ना। और इसका जो रेंज है वो 750 से 800। तो अभी हम लोग 4 ऑप्शन देख लेते हैं, उसी से पता करेंगे कि कैसे कौन सा आंसर होगा हमारा। तो पहला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए 1136, हाँ ये वाला 1136 मतलब 1100 से 1180 पर सेंटीमीटर है। तो 1136 ये तो सही है। दूसरा 744, हाँ 750 से 800, हाँ अप्रोक्सीमेटली वही होगा। तो ऑप्शन ए आपका जो है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हीमोसाइनिन पूछा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि वो इस रेंज में बैठता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये दोनों इस रेंज में बैठता है। और 1500 जो दिया हुआ है वो तो फ्री ऑक्सीजन के लिए है ना, तो यहाँ तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, वो तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, है ना। तो ऑप्शन ए, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका द नंबर ऑफ, अच्छा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड्स, है ना। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच का वाइब्रेशन बैंड दिया हुआ है। ऑब्जर्व इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द हाई स्पिन, अच्छा हाई स्पिन लिख भी दिया है, नहीं लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। कॉम्प्लेक्स डीएमएसओ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको आप ट्राई कीजिए एक बार, हम तब तक बोर्ड मिटा लेते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिया है, मैंगनीज, डीएमएसओ को कैपिटल में ही लिखिए ये, है ना। और लास्ट में हम एक चीज इसमें बता देंगे कि क्या करना है, क्योंकि यही नियम होता है डीएमएसओ, है ना। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्यों होगा, 6 टाइम होगा, है ना, क्योंकि ये बाइडेंटेड नहीं है, मोनोडेंटेड है। तो ये दिमाग में रखेंगे, बाइडेंटेड या मोनोडेंटेड, है ना। तो ये हो जाएगा 6, और ये 3+, 3+ था कि 2+ था, 3+, है ना। और इसमें लिख दिया है कि ये हाई स्पिन है, ये तो आपके लिए इजी कर दिया है ना, आपको खुद निकालना होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये हाई स्पिन है, तो अब हमको इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेंगे, मैंगनीज में क्या क्या होता है, एक तो डी, 3 4 5, 3D, फिर क्या होता है 4S, फिर क्या होता है 4P, फिर क्या होता है 4D। अब देखते हैं मैंगनीज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं, 7, 7 में अगर हम 3 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 4। तो Mn3+ में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 3D4। तो 1 2 3 4 हाई स्पिन है ना। हाई स्पिन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कहीं भी पेयरिंग अप नहीं होगा, है ना। अब बचा क्या हमारे पास, 6 डीएमएसओ है। डीएमएसओ कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, और ये सल्फर, है ना। तो डीएमएसओ है ना, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये घर में तो नहीं आ सकता। अब देखिए ये एक डीएमएसओ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, है ना, ये है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। तो यहाँ एक भरा, यहाँ एक भरा, यहाँ एक भरा, यहाँ एक भरा, और यहाँ एक भरा, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 डीएमएसओ भर गया। तो क्या है यहाँ से यहाँ तक, 1S, 3P, 2D, D2। इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन पूछता कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होता है, ये हो जाता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर पूछता है इसका स्पिन ऑनली वैल्यू क्या है ना, म्यू स्पिन अगर पूछता, हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें, म्यू स्पिन अगर पूछता क्या होता है, तो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.92 बोहर मैग्नेटॉन, है ना। ठीक है, फिर
अगर इसमें और भी क्वेश्चन पूछता कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ना, तो ये सारे अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक है। तो खुद से भी आप क्वेश्चन करना शुरू कीजिए जब भी कोई नया क्वेश्चन मिले, है ना। तो ये मिल गया, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है हमारा। अब आ जाते हैं हम अपने 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 कॉम्प्लेक्स में कि क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कितने ये देंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड देंगे, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं हम लोग। मैंगनीज और ट्राई करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल बनाने का। ये बना दिए। अब देखिए क्या है, डीएमएसओ है ना। तो इसको ऐसे करेंगे हम लोग, डीएमएसओ को पूरा नहीं लिख करके हम लोग ए लिख देते हैं ना, क्योंकि सारे एक जैसा है तो ए लिख देते हैं, है ना। सब एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया स्क्वायर, मतलब ये एक प्लेन में है, और ये हो गया पिरामिड, है ना, ऊपर एक और नीचे में है। ये एक्सियल हो गया और ये बॉन्ड हो गया इक्विटोरियल। ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड हो गया और ये हो गया आपका इक्विटोरियल बॉन्ड। अब देखिए ये मॉलिक्यूल क्या है, हमारा हेवी मॉलिक्यूल है ना। हेवी मॉलिक्यूल रहने के कारण क्या होगा, ये हमारा फ्लक्सिनल बिहेवियर नहीं देगा, है ना। फ्लक्सिनल बिहेवियर के लिए स्मॉल होने के स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे पी एफ जो आपका 5 है। इसमें क्या होगा, एक ही आईआर स्पेक्ट्रा देगा, क्योंकि ये फ्लक्सिनल बिहेवियर में करेगा, टीबीपी बनाएगा लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल में मूवमेंट होते रहेगा, है ना, जो कि इस केस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट तरह का होगा, एक्सियल वाले अलग देगा और इक्वेटोरियल वाले अलग देगा। तो कितने इक्वेटोरियल वाले हैं, 4a। ठीक है, इसको इज2 कर देते हैं, हमें इज2 में रेशियो में दिया हुआ है ना कि कितना निकलेगा। और कितने एक्सियल वाले हैं, इज2 2a। अब a और a कट गया, 2 से 4 कट गया, तो 2:1, है ना। तो 2:1 का जो है रेशियो देगा आईआर पीक का, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में देखिए ओनली वन, नहीं ये गलत हो जाएगा, एक नहीं हो सकता, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों है। 2 विथ इंटेंसिटी रेशियो 1:2। हाँ ये सही रहेगा, 1:1 नहीं होगा, क्योंकि एक 4 के लिए इंटेंसिटी देगा, एक दो के लिए देगा, तो 1:1 तो हो ही नहीं सकता है। 6 डिफरेंट इंटेंसिटीज भी नहीं देगा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है। देखिए इस क्वेश्चन को, तब तक हम बोर्ड मिटा लेते हैं, है ना। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आउटर स्फेयर मैकेनिज्म से काम कर रहा है कि इनर स्फेयर मैकेनिज्म से काम कर रहा है। ये बताइए सबसे पहले कि आउटर स्फेयर मैकेनिज्म से काम कर रहा है कि इनर स्फेयर मैकेनिज्म से काम कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखते हैं, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका, हम 1 2 3 नंबर दे करके देते हैं। पहला में जो है आपका आयरन H2O 6, और फिर यहाँ पर है 2+, और इसको ऐसे करके हम 3+ कर देते हैं, है ना। और ये जो चेंजेस हो रहा है ये आपका हो जाता है K11। और दूसरा वाला जो है आयरन और क्या है, बाइपिरिडिन है ना। और इसमें जो है ये 3 होगा, बाइपिरिडिन है तो 3 होगा। और यहाँ पर हमारा 2+ है और इसको ऑप्शन देके 3+, मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा सेल्फ एक्सचेंज हो रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें क्या लिया है, इसने कोबाल्ट लिया है और NH3 6 टाइम्स, 2+ और 3+ ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया K33। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है। तो ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, बताइए, है ना। इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर, दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए। जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म है ना, उसके लिए हमको एक ब्रीजिंग लिगैंड चाहिए होगा, मस्ट है, ब्रीजिंग लिगैंड मस्ट है ना। ब्रीजिंग लिगैंड मतलब जैसे जिसके पास, जैसे क्लोरीन हो गया, OH हो गया, है ना, ये सब ब्रीजिंग लिगैंड में आता है ना। जितने हेलोजन हो गए सारे ब्रीजिंग लिगैंड में आते हैं। इसका मतलब यहाँ तो कोई ब्रीजिंग लिगैंड है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, है ना, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, है ना। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में अब सेल्फ एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके कुछ रूल को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस केस में जैसे कि हो जाता है कि जब हमारा इक्वल आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ट्रांसफर हो रहा है T2G से T2G, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार और बताए थे, पाई टू पाई स्टार होता है। अगर हमारा ट्रांसफर होता है EG से EG, ये क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है ट्रांसफर, है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अगर हमारा हो रहा है T2G से EG, T2G से EG, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, T2G पाई से सिग्मा स्टार, इस तरह का ट्रांसफर होता है। तो इस तरह के ट्रांसफर में सबसे इजी कौन सा होता है, ये, क्योंकि आप देखेंगे पाई और पाई के बीच का गैप कम रहता है। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे ये एनर्जी है, और अगर हम सबको खींचने के लिए कहेंगे, ये सिग्मा होता है, सिग्मा, उसके बाद पाई होता है,
नॉन बॉन्डिंग बीच में आता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। ये पाई स्टार होता है और ये सिग्मा स्टार होता है। अगर आप देखेंगे पहला क्या है, पाई से पाई स्टार, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो एनर्जी गैप देखिए इतना ही है ना। और ईजी टू ईजी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है ना, ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक होता है ना। और पाई टू सिग्मा स्टार ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि एनर्जी वाइज कौन सा मतलब कि ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, तो ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार लगेगा। इसका मतलब इसका जो रेट कांस्टेंट है वो सबसे कम होगा। इस तीनों में अगर हम पूछेंगे रेट कांस्टेंट सबसे कम किसका होगा, तो पाई टू पाई सबसे मतलब ज्यादा रेट कांस्टेंट मतलब जल्दी फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, तो ये होगा पाई टू पाई स्टार है ना। और सबसे कम होगा आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ना, मतलब एकदम कम से वो रिएक्शन करेगा है ना, फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा। करेक्ट। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है यहाँ पे चेंजेस, ठीक है ना। और अगर दो मॉलिक्यूल में जो अगर T2G आ रहा है तो वहां पर क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें है ना, कि साथ में। तो चलिए पहला वाला का देख लेते हैं कैसे होगा। तो आयरन पहले तो +2 स्टेट में है और वाटर है, तब तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं है, तो ये T2G और ये Eg है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, D6 कन्फिगुरेशन के कर रहे हैं। ये हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम एक दो क्लास में बता दिए थे कि कैसे निकाला जाता है ये है ना। तो देखिए D6 होता है, आयरन में 8 होता है, 2 चला गया तो 6, तो 6। और ये आपका क्या कहते हैं लिगैंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये वीक फील्ड लिगैंड है, तो इसके लिए क्या करेगा, हाई स्पिन में ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6। और यहां से कहा जा रहा है, +3 स्टेट में जा रहा है ना। +3 स्टेट में जा रहा है मतलब कि ये जो है आपका मतलब एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस +3 को न्यूट्रल कर रहा है, तो उधर जाता है तो ये +3 हो जाता है ना, आयरन एरो के उधर में जाता है तो है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, D5 है ना, ये D5 बन जा रहा है। तो 1 2 3 4 वाटर ही है तो ये हाई स्पिन ही रहेगा है ना, 3 4 5 है ना। तो ये D5 हो गया, ये T2G है और ये Eg है। अब हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एक्स्ट्रा यही ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होके यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये ट्रांसफर किस तरह का है, T2G इसके T2G में जा रहा है, उसके T2G में जा रहा है, मतलब पाई टू पाई स्टार हो रहा है। इसका मतलब यही सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए। अभी आगे और है, उसको भी देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं है ना। सेकंड नंबर को हम लोग कहाँ बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ना। तो ये +2 है तो फिर वही होगा। लेकिन एक बात, ये जो बाइपिरिडिन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के कारण ये लो स्पिन हो जाएगा और ये पेयरिंग अप करा देगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि ये हाई स्पिन से हाई स्पिन में हुआ है ना, मतलब दोनों ही हाई स्पिन का है। अब ये जो ट्रांसफर होगा ये भी D6 है, लेकिन मेरा लो स्पिन बन गया है ना, 3 4 5 6। ये T2G है और ये Eg है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, +3 स्टेट में जाएगा उस साइड में है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा +3 में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, तो ये D5 हो जाएगा और ये T2G और ये Eg होगा है ना। तो कैसे होगा, 5 होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 फिर 2 3 4 5, तो जा रहा है कहाँ से कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है यहाँ पे है ना। ये भी तो हमारा T2G से T2 जा रहा है, मतलब पाई से पाई स्टार जा रहा है, लेकिन ये लो स्पिन से लो स्पिन में मूवमेंट हो रहा है ना। तो जब T2G से T2G हो रहा है, यहाँ भी T2G से T2G हो रहा है, तो आप एनर्जी गैप को कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना। तब हमको देखना होगा कि कौन सा आपका लो स्पिन ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा हाई स्पिन। जहां लो स्पिन होगा वो फास्टर होगा देन हाई स्पिन है ना। तो एक चीज ये लिख लीजिए, हाई हाई स्पिन का जो ट्रांसफर होगा उससे ज्यादा फास्टर होगा लो स्पिन और लो स्पिन का ट्रांसफर, ठीक है। करेक्ट। अब आ जाते हैं, अब इस दोनों में तो समझ में आ गया कि K22 फास्टर है K11 से है ना। तो इसको अच्छा इसको यहाँ लिख देते हैं, K22 इज फास्टर देन K11 है ना, ये दोनों मिल गया। अब इसको देखते हैं है ना, कोबाल्ट के साथ। कोबाल्ट में +2 है ना, इसका मतलब कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो इसको शुरू करते हैं यहाँ पे D7 है ना। तो D7 है T2G और Eg, और अमोनिया है तो ये आपका हाई स्पिन में ही रहेगा है ना। तो एक, लेकिन +3 स्टेट में जब जाता है अमोनिया के साथ तो लो स्पिन हो जाता है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इससे कहाँ जा रहा है, ये D6 में जा रहा है, लेकिन कहाँ पे चला जाता है, ये लो स्पिन में चला जाता है, क्योंकि जब +3 होता है तो ये अमोनिया क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो T2G और Eg, तो 6 भर दीजिए, 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करना है तो कहां से कहां मूव करेगा है ना, ये कहां से कहां जा रहा है, Eg से Eg है ना, Eg
से ईजी, ईजी से ईजी ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जा रहा है, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे भी देखना है तो ये हाई स्पिन और ये लो स्पिन, मतलब हाई स्पिन टू लो स्पिन जा रहा है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो ये पाई टू पाई स्टार था, यहाँ भी पाई टू पाई स्टार था, इसीलिए हाई स्पिन और लो स्पिन हमने देखा है ना। यहाँ वो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये सबसे कम होगा। कम क्यों होगा, मतलब एनर्जी ये ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब जो है इसका रेट कांस्टेंट जो है सबसे कम होगा, है ना। मतलब कि ये फास्टर रिएक्शन नहीं देगा, है ना, स्लोएस्ट रिएक्शन देगा ये। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला। तो इसका मतलब, और ये ज्यादा ही रहेगा, और ये K33 यही है ना, K33। तो ये वाला ऑप्शन जहां भी होगा वही आपका क्या कहते हैं सही ऑप्शन होगा, है ना। K22 इज फास्टर देन K11 देन K33, है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं K22 फास्टर देन K11 देन K33, ऑप्शन बी, है ना। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा, है ना, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो अगर आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए अगर आपको चाहिए होगा अलग से क्लासेस, तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपको, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए होगा तो हम जरूर बनाएंगे वीडियो आपके लिए, है ना। क्योंकि मेन मोटो वही है, आपको हेल्प करना, है ना। तो ठीक है, इसको देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये सब, बस समझने की देर है। जैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा आप इजीली बना सकते हैं ना। और अभी अपकमिंग एग्जाम गेट में अच्छा स्कोर कीजिए, है ना, और अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए और पढ़िए, है ना। सो थैंक यू वेरी मच।